इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बच्चे और बचपन का छठा यूनिट समाजीकरण, जो कि दोस्तों आपके 13 नंबर का है। यहाँ से आपके 2 निबंधात्मक प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी ऐसे टॉपिक्स को जहाँ से आपके प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं रहती है। तो देखिए, सबसे पहले हम जब समाजीकरण को लेकर के सोचते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में हमारे खुद का आसपास का परिवेश, हमारा आसपास का वातावरण, हमारा परिवार, हमारा समाज आता है, जो कि दोस्तों जिसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सीधा हम बात करते हैं समाजीकरण के प्रकार क्या-क्या हैं। तो पहला देखिए प्राथमिक, दूसरा है सुनियोजित और तीसरा है प्राकृतिक। अगला देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्राकृतिक समाजीकरण क्या है। तो बच्चे के जन्म के बाद से ही समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह प्रक्रिया बच्चों को उस परिवेश की उपज है जिसमें वह पल बढ़ रहा है, जहाँ से वह सीखता है। आगे देखिए बात करते हैं सुनियोजित समाजीकरण की। तो यह बालकों को प्रेरित करने वाला समाजीकरण होता है जो पूर्व नियोजित होता है। इसमें माता पिता एवं समाज अपने तौर तरीके रीति रिवाज बच्चों को सिखाता है। तीसरे नंबर पर है प्राकृतिक समाजीकरण। तो बच्चा प्रकृति में स्वयं का विकास स्वतः ही करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि प्रकृति में रहकर बच्चे समाज में तौर तरीके सीखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर, समाज की व्यक्तित्व विकास में क्या भूमिका रहती है। तो समाजीकरण की व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है और व्यक्तित्व का विकास उस प्रक्रिया का परिणाम है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहार, धारणाएं, विचार, मूल्य आदि ग्रहण करता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है। व्यक्तित्व का विकास आत्म के विकास पर निर्धारित होता है। आत्म की उत्पत्ति सामाजिक अंतःक्रिया में होती है। जिनको सामाजिक अंतःक्रिया का अवसर नहीं मिलता, उनमें आत्म का विकास नहीं होता है। आत्म का विकास एक प्रकार कार्य ग्रहण से संबंधित है। आत्म प्रेरणाओं एवं अभिवृत्तियों को अंतर्निष्ठ करके होता है। किम्बल यंग एक मनोवैज्ञानिक है जिनका मत है कि आत्म की उत्पत्ति सामाजिक क्रिया के क्षेत्र में होती है, अतः ये सब क्रियाएं समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही होती है। इस प्रकार व्यक्तित्व का विकास समाजीकरण पर आधारित है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जेंडर पर। जेंडर पर भी देखिए आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। स्त्री पुरुष में भेदभाव किस प्रकार से होता है, समाज में लड़कों को किस नज़र से देखा जाता है, लड़कियों को किस नज़र से देखा जाता है, सबके बारे में आपको डिटेल में पता है। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको लैंग्वेज में एग्जाम में आपको किस टाइप से लिखना है। तो उसको देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा, यह एक सामाजिक आयाम है जो हमें स्त्री या पुरुष होने की पहचान में विभाजित करता है। बच्चे के जन्म लेते ही एक कल्पना उभरने लगती है कि इसकी पहचान एक ताकतवर, शक्तिशाली, रोबीले, कमाऊ, व्यवहारिक, गुस्से वाले, पहल करने वाले व्यक्ति के रूप में होने वाली है। उसी तरह जब वह एक लड़की जन्म लेती है तो उसकी पहचान कमजोर, पराधीन, सहनशील आदि के रूप में होने लगती है। बालिका के संदर्भ में उसी समय से उसके समाजीकरण की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। लड़के और लड़कियों में भेदभाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, जो कि आप जानते हैं, जिसके बारे में डिटेल में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। थोड़ा हम लैंग्वेज टाइप यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों जेंडर के विकास हेतु उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक है जैविक कारक। तो मानव में गुणसूत्र का 23वां जोड़ा लिंग का निर्धारण है, जहां पर देखिए आपको पता है काय गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र होता है। सामान्यतः महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में एक्स और वाई होता है। जेंडर विकास हार्मोन के बनने एवं सक्रिय होने से होता है। गुणसूत्र लिंग विभेद निर्धारित करते हैं, जबकि संस्कृति व समाज जो है जेंडर को सशक्त व सबल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। समाज ही है जो कहता है कि ये लड़की है तो ये काम करेगी, लड़का है तो ये काम करेगा, है ना। तो वो सारा कुछ आप जानते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बात करते हैं सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव यहाँ पर क्या पड़ा है। तो परिवार एवं माता पिता, बच्चे के जेंडर विकास में माता पिता का प्रभाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। माताएं बच्चे का लालन पालन व देखभाल करती है, तो पिता लड़के व लड़की के लिए प्रचलित सांस्कृतिक नियमों को सिखाने व खेलकूद भरी गतिविधियां करवाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके अलावा भी बहुत ऐसे कारक हैं जो जेंडर की भूमिका को तय करते हैं, जैसे संस्कृति, विद्यालय, मित्र मंडल और मीडिया आदि। आगे बात करते हैं संज्ञानात्मक प्रभाव। तो कोहलबर्ग ने जेंडर के विकास पर संज्ञानात्मक प्रभाव की भूमिका को निम्न प्रकार बताया है। तो पहला स्तर उन्होंने बताया है जेंडर की पहचान। तो यहाँ पर आपको बात करनी है, इस स्तर पर बच्चा जैसे ही अपने परिवार में रहकर सुनता है उसी रूप में जेंडर को देखता है। इससे प्रभावित होकर बच्चा स्वयं व अन्यों को लड़का अथवा लड़की के रूप में देखता है। इस स्तर में बच्चा जेंडर को एक स्थायी रूप में नहीं देखता। पहले स्तर की बात हो गई है। अब बात करते हैं दूसरे स्तर की। तो इसमें जेंडर स्थिरता। इस स्तर पर एक समय के उपरांत जेंडर को एक स्थायी रूप से देखता है और मानता है कि लड़के पिता बनेंगे और लड़कियां माँ।
आगे देखिए स्तर 3 जेंडर पूर्व स्थायित्व। तो इस स्तर पर बच्चा जेंडर को पूर्ण व स्थायी रूप से देखता है। वह समझता है कि वह एक जैविकीय कारक है, न कि बाल बढ़ा लेना अथवा वेशभूषा पहनना या फिर खेल खेलना इस तरह की कोई क्रिया नहीं है। अगर वह लड़का है तो जन्म से ही है और मृत्यु तक रहेगा, और अगर वह लड़की है तो जन्म मृत्यु तक रहने वाली है। आगे देखिए बात करते हैं जेंडर आधारित सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। रूथ हार्टले के अनुसार जेंडर आधारित समाजीकरण 4 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। पहली है छल योजना, दूसरी है धाराबद्धता, तीसरी है मौखिक संदेश, चौथा है कार्यों की से पहचान। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं छल योजना या हेरफेर क्या है। या सांचे में ढालने की प्रक्रिया का तात्पर्य है कि आप किस तरह बच्चे को संभालते हैं। देखा गया है कि लड़कों को शुरू से सशक्त और स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखा गया है। कुछ संस्कृतियों में माताएं छोटी सी लड़की को सभी कपड़ों, बालों के ढंग और साज श्रृंगार की तरफ काफ़ी ध्यान देती है और उसे कहती है कि वह कितनी सुंदर है। बचपन में इन शारीरिक अनुभवों का काफ़ी गहरा असर बच्चे के मन में उसकी अपनी छवि पर पड़ता है। वे अपने आप को एक खास रूप में देखने लगती है या सशक्त या कोमल रूप में देखने लगती है। आगे देखिए धाराबद्धता। तो यह दूसरी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लड़के और लड़कियों का ध्यान विशेष चीज़ों या उनके खास पक्षों की ओर निर्देशित किया गया है। इसके उदाहरण हैं कि लड़कियों को खेलने के लिए गुड़ियाँ, रसोई के बर्तनों आदि को दिया जाता है और लड़कों को बंदूक, कार, हवाई जहाज जैसे खिलौनों से खेलने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। आगे देखिए बात करते हैं मौखिक संदेश क्या रहता है। तो मौखिक संदेश भी लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग होते हैं। मिसाल के लिए हम प्राय लड़कियों से कहते हैं कि ओह बिटिया कितनी प्यारी लग रही है, तथा लड़कों से कहते हैं शाबाश तुम तो खूब बड़े और तगड़े लग रहे हो। आगे यहाँ पर चौथा प्रकार है कार्यों से पहचान। तो इसमें आपको लिखना है यह अंतिम प्रक्रिया है। लड़के और लड़कियां बचपन से अपने चारों ओर पारंपरिक पुरुषोचित और स्त्रियोचित गतिविधियां होते देखते हैं। लड़कियों से कहा गया है कि वे घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाएं, जबकि लड़के पिता के साथ बाजार जाते हैं, आदि कार्य करते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको अपना ये टॉपिक कंप्लीट करना है। आगे देखिए आपको अस्मिता का भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी आपको प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। अस्मिता में आपको लिखना है कि अस्मिता वह विशिष्ट लक्षण है जो किसी व्यक्ति के संबंधित हो सकता है अथवा समूह सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है। इसे विशिष्ट लक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाज में व्यक्ति अथवा समूह की स्थिति को निर्मित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति अथवा समूह अपने अतीत एवं अपने वर्तमान दोनों के माध्यम से अस्मिता का निर्माण करता है। आगे देखिए अस्मिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है खुद का क्षेत्र। तो समाजीकरण के प्रमुख घटकों में क्षेत्रीयता का विशिष्ट स्थान है। बच्चे का जन्म अथवा लालन पालन जिस परिवेश अथवा क्षेत्र में होता है उसी के अनुरूप उसका समाजीकरण स्वतः ही होता रहता है। आगे देखिए धर्म। धर्म में भी यहाँ पर देखिए प्रत्येक बच्चा जन्म के बाद समाज में कुछ करणीय व अकरणीय तत्वों को अंगीकृत करता है एवं उसी के अनुरूप अपने व्यवहार तथा अनुशासन को दूसरों से सम्मुख प्रदान करता है। समाज बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करता है। बच्चा जिस धर्म में पलता बढ़ता है उसी के अनुरूप अपने आदर्शों, अनुशासन, व्यवहार, मूल्यों एवं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ समाजीकृत हो जाता है, समाज के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। आगे देखी जाति। तो आदिकाल से मानव समाज के विभाजन का एक मुख्य आधार जातियां रही हैं। प्रत्येक जाति की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसका प्रभाव उस जाति के बच्चों की अस्मिता पर पड़ता है। आगे अगला पॉइंट है लिंग। मानव समुदाय को लैंगिक आधार पर जाना जाता है। समग्र वैश्विक समाज में महिला व पुरुष ने अपने क्षमताओं के कारण विशिष्ट अस्मिता धारिता की होती है। आगे देखिए अगला टॉपिक है सामाजिक अंतःक्रिया। तो सामाजिक अंतःक्रिया स्वयं के सीखने का एवं समाज में स्वयं को ढालने का आधार है। इस प्रकार बच्चों में अनवरत रूप से सामाजिक व्यवहार की सही समझ विकसित होती है जो समाज एवं संस्कृति के व्यक्तित्व को बनाए रखती है। सामाजिक अंतःक्रिया का हम दो स्तरों पर अध्ययन कर सकते हैं, सूक्ष्म और वृहद। अब देखिए सूक्ष्म और वृहद क्या होता है इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सूक्ष्म अंतःक्रिया होती है व्यक्ति के मध्य तक ही सीमित रहती है। इसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिक संबंध होने के कारण सामाजिकता के गुणों को ग्रहण करता है। अगला है वृहद अंतःक्रिया। तो समुदाय, राज्य, राष्ट्र एवं अंतःक्रिया स्तर तक विस्तार लिए होती है। इसमें व्यक्ति विशेष विस्तृत रूप से संबंध स्थापित करती है एवं एक दूसरे की संस्कृति के आचार विचारों के साथ आत्मसात करता है।
आगे बात करते हैं बच्चे जो हैं हिंसा व नशाखोरी की ओर प्रवृत्त क्यों होते हैं, या फिर और कोई सी भी यहाँ पर आप गतिविधि देख सकते हैं। क्यों मतलब कि बच्चे जो हैं वो गलत दिशा की ओर बढ़ते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या लिखना होगा। बच्चे जो हैं बड़ों से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ये भेदभाव से परे सभी के प्रति स्नेह रखते हैं। ऐसा ही विश्वास व स्नेह बड़ों से चाहते हैं, परंतु बच्चों के पढ़ने व खेलने की आयु में उन्हें विपरीत परिस्थितियों में बचपन गुजारने के लिए मजबूर कर देना अमानवीय ही नहीं वरन मानवाधिकार के विरुद्ध भी है। इस तरह हम बच्चों का विश्वास खोने लगते हैं और बच्चे विपरीत परिस्थितियों में अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए गलत दिशा में प्रस्थान कर जाते हैं। इन सबके पीछे कई कारण हैं, जैसे निर्धनता, अशिक्षा, बड़ा परिवार, बच्चों में भेदभाव, माता-पिता द्वारा बच्चे का परित्याग, अनाथ परिवार से पिछड़े हुए बच्चे, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चे आदि, माता-पिता से मनमुटाव आदि। ये बच्चे जो हैं सामान्यतः हिंसा में लिप्त हो जाते हैं और उनमें नशे की आदत पड़ जाती है। बाल प्रताड़ना से उनमें घृणा, भय, उग्रता उत्पन्न हो जाती है। पारिवारिक मनमुटाव जैसे माता-पिता का झगड़ना, शराब पीकर मारपीट आदि बातें भी बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। अब आगे दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, बाल प्रताड़ना का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों को दिया जाने वाला दंड बाल प्रताड़ना है। यह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक होता है। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। छोटा बच्चा जिसे पूरी समझ नहीं है, उसे डांटना भी एक मानसिक प्रताड़ना है। गलती हो जाने पर चपत लगा देना या स्कूल में उठक-बैठक लगाना, कक्षा के बाहर खड़ा करना, स्केल से मारना आदि एक शारीरिक प्रताड़ना है। बच्चों को कक्षा में सबके सामने हंसी उड़ाना, नंबर कम आने पर उसे अपशब्द कहने की स्थिति में बच्चा या तो रोने लगता है या फिर गर्दन झुकाकर एकदम चुप खड़ा हो जाता है। इन सभी बातों से बच्चे की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जिससे वह अपने साथियों व अन्य शिक्षकों के सामने आने से कतराता है। उसे लगता है कि वे सब उसे पुनः प्रताड़ित करेंगे। आगे देखिए पारिवारिक मनमुटाव का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों का लालन पालन परिवार में होता है, जहां उसे माता पिता का लाड दुलार एवं संस्कार उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। बच्चा अपने परिवार में रहकर परिवार के सभी सदस्यों से प्रतिदिन कुछ न कुछ सीख कर आत्मसात करता रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी बन जाती है जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे के मन से दूरी बना लेते हैं। उसका सीधा प्रभाव जो है बालक के मन पर पड़ता है। वह अंतर्मुखी चुप चुप रहने लगता है और अपनी प्रतिभा का पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाता है। माता-पिता का अलगाव बच्चे में असुरक्षा का भावना उत्पन्न कर देता है। आगे दोस्तों बात करते हैं विशेष योग्यता वाले बच्चों का बचपन किस प्रकार से रहता है। तो विशेष रूप से असक्षम जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते आदि जो बच्चे होते हैं, उनकी ज़िंदगी कठिनाइयों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। और हालत यह है कि महानगरों की व्यस्त ज़िंदगी जहाँ आधा वक्त कार्यस्थल तक पहुँचने की दौड़ भाग में निकल जाता है, वहीं अगर किसी व्यक्ति की यदि आँखें नहीं हैं तो वह चल नहीं सकता अथवा सुन बोल नहीं सकता, तो उसकी ज़िंदगी की कठिनाइयों के बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। आगे इसमें आपको देखिए ध्यान ध्यान रखना है। और हालत यह है कि न रेलें, न बस, न बाज़ार, न रेलवे स्टेशन या बस अड्डे, यहाँ तक कि अस्पताल भी डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है। न ही कोई इस बारे में ध्यान देता है जब तक ध्यान न दिलाया जाए। अक्सर विकलांगों के लिए काम करने वाली संस्थाएं भी इस तरह की मांग करती है कि विकलांगों की समस्याओं पर हर बजट में विचार होना चाहिए। का इस्तेमाल इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए होना चाहिए। उसके लिए नौकरियों में आरक्षण भी इनको मिलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर इन्हें थोड़ा और आरक्षण मिल सके। इस तरह से दोस्तों आपको अपना ये छठा यूनिट कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों इसके साथ में ही आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में 2 वीडियो के लिंक आपको दिए हुए हैं, जहां पर एक वीडियो का जो लिंक है वो है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आप उसमें जान पाएंगे कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और नीचे दोस्तों दूसरा जो लिंक है वो आपका ऐसे प्रश्नों का समावेश उस वीडियो में है जो दोस्तों बार बार रिपीट होता रहता है। तो आपको दोस्तों उन दोनों वीडियो को भी साथ में देखना है, जिससे आप ये 13 नंबर जो है आप कह पाएँ कि हाँ ये 13 नंबर मेरे पक्के हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों सारे वीडियोज़ आप रिपीट पर देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।